हाँ बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो ये 3 नियम पढ़ाए थे। क्लियर है? आज हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श गैस समीकरण। हमारा टॉपिक क्या है? आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए बेटा, हम 2 तरह की गैसों की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे आदर्श गैस की और एक हम बात करेंगे वास्तविक गैस की। ठीक बात है? यहां मैं आदर्श गैस समीकरण पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आदर्श गैस की बात करूंगा। देखिए, ऐसी गैस जो बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियम का सभी परिस्थितियों में पालन करती हो। ऐसी गैस जो बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो इन तीनों नियमों का पालन करती हो, वो गैस क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। ठीक बात है? ये जो गैस है दुनिया में है ही नहीं, मतलब आदर्श गैस एक काल्पनिक स्थिति है। आदर्श गैस एक काल्पनिक स्थिति है। ऐसी गैस जो बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियम का पालन करती है वो क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। अगला पॉइंट मैंने बोला, आदर्श गैस है ही नहीं दुनिया में, आदर्श गैस एक काल्पनिक स्थिति है। अब ये काल्पनिक स्थिति है, मतलब तो कोई भी गैस आदर्श कब हो? तो हमने ये कहा ये काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि गैस आदर्श उस स्थिति में बनेगी जब गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होगा। आकर्षण बल कैसा होगा? नगण्य होगा, तो वो गैस आदर्श होगी। और क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सामान्य परिस्थितियों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होगा। 2 चीजें। पहला, कोई भी गैस आदर्श है तो गैस को आदर्श बनाने के लिए 2 शर्तें चाहिए। पहली, गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होना चाहिए। दूसरी, जो गैस के अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य, नेग्लिजिबल होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, तब तो गैस आदर्श है, अन्यथा गैस आदर्श नहीं है। और बेटा, ऐसी सामान्य स्थिति दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए हमने बोला आदर्श गैस एक काल्पनिक स्थिति। ठीक बात? अब हमने कहा जो गैस बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियम का पालन करे वो आदर्श है। तो इन तीनों नियमों के आधार पर आपने ऐसे लिखा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू N। इन तीनों नियमों को सम्मिलित कर दिया जाए और इन तीनों नियमों को सम्मिलित करने पर जो इक्वेशन मिले, जब ये तीनों नियम सम्मिलित किए जाएं और इनको सम्मिलित करने पर जो समीकरण मिले वो समीकरण क्या कहलाएगी? आदर्श गैस समीकरण कहलाएगी। वो समीकरण क्या कहलाएगी? आदर्श गैस समीकरण कहलाएगी। मतलब जब इन तीनों नियमों को सम्मिलित करेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन में P आएगा। या इसको ऐसे लिख दें, V इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल की जगह R आ जाएगा, RNT अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? P। इस P को इधर ले जाऊं तो क्या हो गया? PV बराबर nRT। ये n मैंने पहले लिख दिया, तो PV बराबर क्या हो गया? nRT। मतलब इन तीनों नियमों को सम्मिलित करने पर हमें एक समीकरण मिला। इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं PV बराबर nRT, और ये समीकरण कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। क्या कहलाता है? ये आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। क्लियर? और इससे ही न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं, ये हमारे बहुत यूजफुल है। इसमें P क्या है? गैस का दाब। V क्या है? गैस का आयतन।
एन क्या है, गैस के मोलों की संख्या। आर क्या है, तो यहां लिख दूं आर है यूनिवर्सल सार्वत्रिक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका मात्रक ताप और दाब आयतन के मात्रकों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, ताप दाब और आयतन के मात्रकों पर निर्भर करेगा। ये T क्या है, गैस का ताप है। कुछ केस में इसको परम ताप भी लिखा जा सकता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताप लिखे, परम ताप लिखे, आप इसको परम ताप मानकर लिखे, क्योंकि ऊपर आप इस नियम में यहाँ T को परम ताप बोल के आए हैं और हम चार्ल्स के नियम से T ले रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप, इसलिए हमेशा तापमान केल्विन में लिखा जाएगा जब भी प्रश्नल करोगे। क्लियर। अब देखो R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और ये जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है इसकी यूनिट का निर्धारण या इसकी जो इकाई है उस इकाई का निर्धारण किसके आधार पर करना है, ताप दाब व आयतन की इकाइयों से करना है। कैसे करोगे, देखो PV बराबर क्या होता है, nRT, तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PV अपॉन में NT। बोलो, PV बराबर nRT होता है, तो R बराबर ये NT नीचे चला जाएगा, PV अपॉन NT। तो देखो R बराबर P की जगह क्या लिख दूं, दाब, V की जगह क्या लिख दूं, आयतन, N की जगह क्या लिख दूं, मोल, और यहां क्या लिख दूं, ताप। क्लियर। ये जो दाब है इसको रिप्रेजेंट करूंगा F अपॉन में A से। बोलो, प्रेशर को क्या लिखूंगा, F अपॉन में A, मतलब बल बटा सेक त्रिपल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा, फिजिक्स में पढ़ा है हमने, दाब बराबर बल बटा सेक त्रिपल। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया F अपॉन में A, ठीक है, बल बटा सेक त्रिपल, इनटू यहां क्या दिया हुआ है, आयतन। आयतन को लीटर क्यूब लिख दूं क्या, लिख सकते, और आयतन को लीटर, अच्छा पहले एक मिनट ऐसे समझ लो, केवल आयतन को V से लिख दिया, इनटू मोलों को किससे लिख दिया, N से, और तापमान को किससे लिख दिया, T से। अब चलो R बराबर, F तो F है, इस आयतन को लीटर क्यूब लिख दे और इस A को लीटर स्क्वायर लिख दे। समझ में आई बात, आयतन भुजा क्यूब, हाँ, और इसको जगह, इसकी यूनिट होती है लंबाई इंटू चौड़ाई, आप इंटू करते हैं मल्टीप्लाई में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है, तो सेंटीमीटर मीटर ना लेके हम यहाँ क्या ले रहे हैं, लीटर, तो यहाँ मैंने लीटर स्क्वायर लिख दिया, इनटू N, इनटू में क्या आ जाएगा, T। ये लीटर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब अब आपके पास क्या बच गया, R इक्वस टू F इंटू L अपॉन में N इंटू T बच गया क्या। क्लियर। चलो R बराबर F इंटू L, इसको बोलूंगा वर्क, कार्य, क्या बोलूंगा, कार्य। तो ये वर्क कार्य अपॉन में क्या हो जाएगा, T, ठीक है। और जो कार्य है उसका मात्रक होता है जूल, कार्य की यूनिट क्या है, जूल। तो जूल, टेम्परेचर की यूनिट बोलो केल्विन इनवर्स, और ये N मोल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो R की जो बेसिक यूनिट बन रही है यहाँ पे, वो बेसिक यूनिट क्या बन रही है, जूल पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन लिख सकते हैं। चलो ये तो बात हुई कि आप R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब यूनिट क्या यूज में ले सकते हैं। बट हमारे लिए सबसे मेन बात ये नहीं है कि ये वैल्यू जो है कैसे आ रही है, क्या मेन है कि R के 4 संभव मान आपको दिए जाते हैं, और ये जो R है, इस R के ये जो 4 संभव मान है, जनरली अधिकांश क्वेश्चनों में यही मान बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो R के कितने संभव मान, 4, 8.314, 8.314, 2, 0.0821 और 0.083, ये 4 मान है बेटा। R का मान कितना हो सकता है, 8.314 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.0821 हो सकता है, 0.083 हो सकता है। ये जो 8 मान है ये होगा जूल में, किस में होगा, जूल में।
ये मान होगा कैलोरी में, ये मान होगा लीटर एटमॉस्फेयर में, और ये मान होगा बार में। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिला और उस न्यूमेरिकल में कहीं भी जूल, कैलोरी, लीटर, एटीएम, बार वाली यूनिट है तो उसके अनुसार आप आर का मान लिखेंगे। मतलब आपको प्रश्न में जूल मिला है तो आर का मान लिखेंगे 8.314, और आपको प्रश्न में कैलोरी मिला है तो आप आर का मान लिखेंगे 2, लीटर एटीएम मिला है तो ये। अच्छा, इसकी जगह 1/12 यूज में ले सकते हो, क्योंकि 1/12 को सोल्व करोगे तो लगभग आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कर सकते हैं। ये तो हो गए आर के। अब चलो आगे, हम ये कहते हैं कि ये जो आपका आदर्श गैस समीकरण है, इस आदर्श गैस समीकरण के बेस पे, या हम 1 मिनट के लिए ऐसे समझें, PV = nRT। जब आपको कोई एक सिंगल गैस दी जाए, क्या दिया जाए, एक सिंगल पर्टिकुलर कोई एक गैस दी जाए, तब आपको क्या करना है, PV = nRT लेना है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा गैसों का मिश्रण आ जाए तो फिर क्या करें? तो देखो, इस समीकरण के अनुसार P1 V1/T1 = P2 V2/T2, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या लेंगे? P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ठीक है, और ये जो है इसको सार्वत्रिक गैस नियम बोला जाता है। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस लॉ, सार्वत्रिक गैस नियम। और इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसको यूनिवर्सल गैस लॉ बोलते हैं, और ये उस केस में यूज में आएगा जब आपके पास गैसों का मिश्रण आता है। ठीक है, तो पहला। सेकंड, अगर हम बात करें कि आदर्श गैस समीकरण जो है, ये एक बात और एक्सप्लेन करती है, और जो मेन चीज ये एक्सप्लेन करती है वो ये है कि किसी भी गैस का घनत्व, या ऐसे लिख दूं, आदर्श गैस समीकरण की सहायता से गैस का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आदर्श गैस समीकरण की सहायता से गैस का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करोगे? आपने कहा PV बराबर क्या होता है बेटा? nRT होता है। तो PV बराबर n की जगह स्मॉल m में कैपिटल M RT लिख दूं क्या? लिख सकते? देखो, इस m को इधर ले लूं, v को इधर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा? P कैपिटल M बराबर में स्मॉल m में VRT। तो P m बराबर में m में v, इसको d लिख सकता हूं ना, घनत्व DRT, या d बराबर PM में RT। क्लियर? या इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख दूं, नियत दाब व ताप पर किसी गैस का घनत्व उसके परमाणु द्रव्यमान या उसके मोलर मास के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब D = to M। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो, अपने तो यहाँ तक का ही है, इसको एक्सप्लेन, ये फॉर्मूला यूज में है। तो क्या आप आदर्श गैस समीकरण की सहायता से किसी भी गैस का क्या ज्ञात कर सकते हैं? घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, शॉर्ट में समझो, मैंने आपसे यह कहा PV = nRT आदर्श गैस समीकरण है। जो गैस इस समीकरण का पालन करेगी वो आदर्श गैस होगी। दुनिया में कोई आदर्श गैस नहीं है, क्योंकि गैस को आदर्श बनाने के लिए हमें उसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, गैस के अणुओं के आयतन को पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी समीकरण दिया कि ठीक है, अगर आदर्श है तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए PV = nRT काम में ले लो।
इसके आधार पर अगर एक से ज़्यादा गैसें हैं तो हम सार्वत्रिक गैस नियम काम में लेते हैं, और वो होता है P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। इसको यूनिवर्सल गैस को बोलते हैं। एक फिर PV बराबर जो nRT है वो आदर्श गैस के गुणों को तो स्पष्ट करती है, साथ ही साथ वो किसी भी गैस के घनत्व का निर्धारण करने में सहायता करती है। और उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, ये कहाँ से आया, यहाँ से, D बराबर PM अपॉन में RT। P है दाब, M है गैस का अणुभार, अगर आणविक है तो अणुभार और अगर नहीं है तो परमाणु भार। ठीक। R आपको पता ही है गैस नियतांक है जिसके 4 संभव मान है। अगर जूल में आता है तो ये लिखेंगे, कैलोरी में होता है तो ये लिखेंगे, लीटर एटीएम में तो ये लिखेंगे, और बार में है तो ये मान लिखेंगे। इनके आधार पर आप आदर्श गैस समीकरण का क्या करते हैं बेटा, निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो ये जो भी आदर्श परिस्थितियां हैं ये सभी स्थिति में लागू नहीं होती है, क्योंकि इस दुनिया में एक दूसरे प्रकार की गैस और है, और उस गैस को कहा जाता है वास्तविक गैस। उसको क्या कहा जाता है, वास्तविक गैस कहा जाता है।